हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अपने डीएसटीएल का पेपर सॉल्यूशन को। इस वीडियो में हम 2021 से 2025 तक के सारे पेपर सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। हम पेपर सॉल्यूशन को यूनिट वाइज रखेंगे। इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कंप्लीट देखेंगे। पिछले 4 साल से जितने भी यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछे गए हम उन सबको डिटेल में और काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि किस टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इनको कंप्लीट देखोगे तो जो आपके अपकमिंग डीएसटीएल के एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकीटू 2023-24 में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन हमारा था क्या, इन द पोसेट D24 और ऑपरेशन क्या है हमारा डिवाइड, फाइंड द जीएलबी एंड एलयूबी ऑफ द सेट 2 3 6। आपको क्या पूछा है, आपको एक सेट गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 2 3 और 6। अब आपसे क्या पूछा है कि आप इस सेट का क्या बताओ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ और लीस्ट अपर बाउंड बताओ। और D24 का जो ऑपरेशन है वो क्या है आपका डिवाइड। अब जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं तो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ कि हम किस तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड को बहुत ईजिली फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, D24। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें जो पोसेट है वो कौन सा गिवन है। D24 का मतलब क्या है कि हमें 224 के क्या निकालने, डिवाइजर्स निकालने हैं। अब भाई डिवाइजर्स की बात करें तो डिवाइजर्स क्या होते हैं, डिवाइजर्स वो नंबर होते हैं कि अगर हम उसे दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करें तो वो हमें क्या दे, रिमाइंडर 0 दे। वही हमारे डिवाइजर्स होते हैं। डिवाइजर्स को फैक्टर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? यही तो होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, 24 के डिवाइजर्स निकालने हैं। सबसे पहले आप 24 के डिवाइजर्स निकाल लीजिए। क्या कहेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। क्लियर है? अब सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मीट भी बोलते हैं। एक जॉइन होता है एक मीट होता है। जॉइन बोलते हैं लीस्ट अपर बॉन्ड को और मीट बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को। क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड निकालने के लिए हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट है, 2 3 और 6। कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास सेट में, 2 3 और 6। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो भी सेट के एलिमेंट है हर नंबर के डिवाइजर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम किसके निकालेंगे, 2 के डिवाइजर निकालेंगे। 2 के डिवाइजर का मतलब क्या है कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो वो क्या है, 1 है और 2 है। क्योंकि अगर आपको डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो आपने बहुत छोटी क्लास में, हमने 5th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा कि फैक्टर हम किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फैक्टर कर लो। अगर हम 2 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, 1 1 1। तो 1 और 2 इसके फैक्टर हैं तो 1 और 2 इसके डिवाइजर्स भी हैं। क्लियर है? इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, 3। 3 के डिवाइजर्स निकालोगे तो 3 के भी क्या होंगे, 1 और 3। अब आप 6 के निकालोगे तो 6 के फैक्टर करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1। तो अगर हमारे 6 के फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1 2 3। और 6 खुद से भी तो प्रॉपरली डिवाइड होता है तो 6 खुद भी होगा। तो सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने के लिए क्या निकालेंगे, जो भी हमारे सेट के गिवन एलिमेंट है उन सबके डिवाइजर निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, मीट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, इन तीनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट। किसी भी दो सेट के अंदर अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसके कॉमन पार्ट देखते हैं। ये वो कॉमन एलिमेंट देखते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर 1 2 4 एलिमेंट है और मेरे पास एक बी सेट है जिसके अंदर 2 4 6 एलिमेंट है। अगर मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों का कॉमन एलिमेंट बताओ। तो जब आप इनमें से कॉमन एलिमेंट बताओगे तो आप मुझे क्या बताओगे कि 2 है कॉमन एलिमेंट और एक है हमारा 4। तो इसका इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 4। इसी तरीके से मुझे इन तीनों एलिमेंट के जो मैंने डिवाइजर्स या फैक्टर निकाला है इन तीनों का क्या निकाला, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन तीनों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट है, तो कौन सा है हमारा, 1। तो 1 क्या हुआ, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। क्लियर है? पूरा आपको प्रोसीजर से करना है। अब वो है ही नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे, क्योंकि उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? जब भी हम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डिवाइजर की। अब हम किसकी बात करेंगे, लीस्ट अपर बॉन्ड की। जब भी लीस्ट अपर बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां हम किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लायर्स की है।
मल्टीपल्स की, कि किसी नंबर के कौन कौन से हमारे मल्टीपल्स है। क्लियर है? तो वही इसके अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि टू के डिवाइजर्स निकाल ले, थ्री के, देन उन तीनों में से इंटरसेक्शन देख लिया कि कौन सा कॉमन एलिमेंट है। अब हम निकालेंगे लीस्ट अपर बॉन्ड। लीस्ट अपर बॉन्ड के लिए सबसे पहले हमने, जब D24 का हमने डिवाइजर सबसे पहले निकाला था, उसके बेस पे हमने ये किया। अब लीस्ट अपर बॉन्ड में हम मल्टीप्लाई या मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 12 के मल्टीप्लायर्स निकालेंगे। तो जब 12 के 24 के मल्टीप्लायर्स निकालेंगे। जब आप 24 के मल्टीप्लायर्स निकालोगे तो वो कहेंगे 2 4 6 8 12 एंड 24। क्लियर है? अब इसके बेस पे आपको क्या निकालना है, 2 3 और 6 के मल्टीप्लायर्स निकालने हैं। जैसे आप 2 के मल्टीप्लायर्स निकालोगे, अब 2 का मल्टीप्लायर्स 10 भी होता है नहीं होता? 2 का मल्टीप्लायर 10 भी होता है, बट जो आपका 24, जो आपका सुपर सेट है, यानी जो इसके ऊपर जिसके बेस पे हम काम कर रहे हैं, वहां तो 10 प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम इसमें 10 नहीं ले सकते। क्लियर है? इसलिए आपको D24 गिवन है, ऐसे ही नहीं गिवन है, आपको प्रॉपर चेक करना है। ठीक है? आपने लिख निकाल लिया, अब आप मल्टीप्लायर्स निकालोगे 2 के, तो 2 4 6 8 10 भी आता, बट 10 यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो सेट है D24 का उसमें ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता। इसी तरीके से आप 3 का निकालोगे तो 3 6 12 एंड 24। इसी तरीके से 6 का निकालोगे तो 6 12 और 24। क्लियर है? अब इन तीनों का क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट। तो 6 12 और 24 इनमें से क्या है आपका इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन एलिमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट है। अब हमें क्या निकालना, लीस्ट अपर बॉन्ड। तो लीस्ट यानी सबसे छोटा इन तीनों में से कौन सा है, 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6। क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या हुआ आपका, 1 हुआ, और लीस्ट अपर बॉन्ड क्या हुआ हमारा, 6 हुआ। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर यहाँ D42 दे देता तो कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाएंगे। सिंपल D42 दे देगा तो 42 के पहले डिवाइजर्स निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। और मल्टीप्लायर से मल्टीपल्स की हेल्प से क्या निकालेंगे हम, लीस्ट अपर बॉन्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हर साल ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ2 2023-24 से पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, कंस्ट्रक्ट द हैशर डायग्राम फॉर PS सबसेट। सबसेट का साइन है वेयर S इक्वल टू ABC, डिटरमाइन वेदर इट इज अ लैटिस और नॉट। आपको क्या गिवन है, एक सेट गिवन है एस जिसके अंदर 3 एलिमेंट है A B और C। PS क्या है, उसका पावर सेट है। अब किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है, उस सेट के जो भी एलिमेंट है उन सबका सबसेट हमारे पावर सेट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब हमारा जो पावर सेट होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, उसका फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर कितने, 3 है, A B C, तो हमारे पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। क्लियर है? अब जैसे हमारा S क्या है, हमारा A B और C। अब मुझे क्या निकालना है, इसका पावर सेट निकालना है, यानी इस एलिमेंट जो ABC से टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन में सबसेट के बन सकते हैं वो मुझे निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं पावर सेट ऑफ S निकालूंगी। तो पावर सेट ऑफ S में सबसे पहले तो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट ही आएंगे। A आ गया मेरा, देन B आ गया, देन C आ गया। फिर मैं पेयरिंग करूंगी, कैसे करूंगी, A B आ जाएगा, देन B C आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? A B आ गया, देन B C आ गया। अब ऐसे नहीं, C है ऐसे नहीं चलता प्रॉपरली ये हमारा, अगर आप इस लाइन ऐसे चल रहे हो तो आप ऐसे ही चलते रहोगे। क्लियर है? देन आपके कितने होंगे, 1 2 3 4 5, देन 6 A B C, देन आपका क्या आएगा, एक आता है हमारा 5। 5 हमेशा एक ऐसा आपका एलिमेंट है जो हर लाइक हर सेट के पावर सेट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब जैसे दिए। क्लियर है? तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि इसका हैशे डायग्राम बनाकर कि ये लैटिस है या नहीं है। अब लैटिस की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, लैटिस है या नहीं है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लैटिस की प्रॉपर्टी क्या होती है। लैटिस ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर मैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड या लीस्ट अपर बॉन्ड निकालूं, अगर वो प्रेजेंट है हर एलिमेंट का, तो मैं बोलूंगा कि जो भी मेरा वो सेट है या जो भी मेरा वो हैश डायग्राम है वो क्या है, मेरा लैटिस है।
क्लियर है। अब हैश डायग्राम बनाने का भी एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपने पावर सेट निकाल लिया। अब सबसे पहले आपका टारगेट है कि हैश डायग्राम आप क्रिएट करो। हैश डायग्राम क्रिएट करने का सबसे बेस्ट है कि आप लेवल वाइज करो। सबसे पहले जैसे आपने ये किया, क्लियर है। देन अभी मेरे कुछ रह गए इसमें, ए बी रह गया है, ए बी रह गया, ए सी रह गया है, देन बी सी रह गया है, क्लियर है। कौन सा हमारे इसमें एक एलिमेंट रह गया है, ए बी रह गया, ए सी रह गया है ना हमारा, ए सी हमारा इसके अंदर रह गया है। तो पहले आप ए बी के निकाला, देन ए सी, देन बी सी, देन ए बी सी पूरा आ गया, देन ए बी सी अकेले सिंगल सिंगल एलिमेंट आ गया, और फाइव क्या है, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ नहीं है। वो हमेशा हर पावर सेट में प्रेजेंट होता है, हर सेट के पावर सेट में वो प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले आपको किस तरीके से हैश डायग्राम को क्रिएट करना है। सबसे पहले लेवल जीरो, आप ऐसे समझो कि ये क्या है, हमारा लेवल जीरो। यहाँ हमारा वो एलिमेंट आएगा जो सबसे छोटा एलिमेंट है, आप वो समझो। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है भाई, जिसमें कुछ नहीं है, फाइव। फाइव एक ऐसे ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो तो सबसे छोटा हुआ। देन उसके बाद अब यहाँ हमारे पास कोई नंबर नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता हम कि कौन छोटा है कौन बड़ा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिंगल पेयर वाले हैं वो लेंगे, देन डबल पेयर वाले, देन ट्रिपल पेयर वाले। तो सिंगल पेयर एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहले ए है, देन बी है, और देन सी है। ये हो गया। अब टू पेयर वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, ए बी है, ए सी है, और हमारे पास क्या है, बी सी है। यही तो है। अब हमें देखना है कि क्या इससे बड़ा भी हमारे पास कोई ऐसा पेयर है जो टू से बड़ा है। यस है। कौन, जिसमें थ्री थ्री एलिमेंट है। तो सबसे टॉप पे क्या आएगा हमारा, ए बी सी, जिसके अंदर हमारे थ्री एलिमेंट है। अब इसकी कनेक्टिविटी आप कैसे करेंगे वो आप देखो। ये फाइव है, फाइव तो खाली है, तो ये तो सबसे कनेक्टेड होगा। अब ए की आप ऐसे नहीं कि सबसे आप इसको कनेक्ट करोगे, नहीं। एजेस को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है एजेस को कनेक्ट करना। तो एक किस, ए को आप उससे कनेक्ट करोगे जो आपका ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना, उसमें ए कहाँ प्रेजेंट है, एक तो यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, तो सिर्फ इसी से कनेक्ट होगा। बी आपका कहाँ प्रेजेंट है, एक तो यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है, तो इससे कनेक्ट होगा। सी आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। क्लियर है। अब ए बी सी की बात करें, तो ए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, यहाँ ए भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, तो ये तो भाई तीनों ऊपर वाले से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये तो पावर सेट हो गया। मतलब ये जो एबीसी है उसके सबसेट ही तो है ये सब। क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया, हैश डायग्राम। अब आप किसी भी एलिमेंट का, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लो, ठीक है, उनका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड आप निकाल के देख लो, कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं कि उसका एग्जिस्ट ना करता हो। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताती हूँ कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, तो अगर आप किसी ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हो, ए और बी का आप इंटरसेक्शन निकालने बैठ गए, तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, फाइव, यानी कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या था, फाइव। तो फाइव तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यानी अगर आपको दो डिस्टिंक्ट सेट भी ले लोगे जिनके अंदर कुछ भी आपका क्या कॉमन नहीं है, तब भी हमारा फाइव आएगा, जो कि हमारा हैश डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, उससे हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड हर एलिमेंट का हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा लैटिस है। क्लियर है। अब यहाँ ऑलरेडी मैं इन सब चीज़ों को वन शॉट में कवर करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले हमारी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। क्लियर है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप न्यूली डायरेक्टली इसको भी देख लो तो आपको वो चीज़ें भी समझ आए। क्लियर है। बट थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये हैश डायग्राम क्या होता है, ये लैटिस क्या होता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सब बताना था। अब ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बट अगर आपकी क्लियरिटी नहीं होगी तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है। और ये क्वेश्चन आप देखो कि 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल, बस आपको हैश डायग्राम बना के लैटिस बताना था कि है या नहीं है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्लियर है। कि लेवल जीरो पे हम हमेशा फाइव को रखेंगे, देन एक एक एलिमेंट के पेयर को, देन दो दो एलिमेंट के पेयर को, देन उससे बड़े एलिमेंट के पेयर को। अगर चार का होता वो तो ए बी सी के ऊपर आता। क्लियर है। और पोसेट इज अ लैटिस। कोई भी पोसेट लैटिस कब कहलाएगा, जब हर पेयर ऑफ एलिमेंट का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड आपका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। और आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को मीट भी बोलते हैं, और इसका मतलब सिंपल क्या है, इंटरसेक्शन। लीस्ट अपर बॉन्ड का मतलब है जॉइन यानी यूनियन। क्लियर है। वैसे
जस्ट मैंने आपकी क्लियरिटी के थोड़ा इसमें लिख दिया है कि आपको रिमेंबर रहे कि हमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2023-24 में पूछा गया था। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछा था और ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्लियर है? ये चीजें देख लेते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल binary string where x comma y belong to R if x and y have the same number of zeros. State whether R is reflexive, symmetric, transitive and whether it is a poset or not. आपको क्या बताना था? एक बाइनरी स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग है। यहाँ पे बाइनरी नाम सुनते ही हमें समझ आ गया कि हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, 0 और 1। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है हमारा आर रिलेशन में, और ये क्या कह रहा है कि जो एक्स और वाई है इनमें नंबर ऑफ जीरोस दोनों में सेम है। वन की इसने कुछ बात ही नहीं की, इसने सिंपल बात की है जीरोस की, भाई कि अगर एक्स और वाई आप ले रहे हो, अगर एक्स में 2 जीरो है तो वाई में भी हमारे क्या होंगे, 2 ही जीरो होंगी। देन आपको जब बताना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या हमारा वो पोसेट है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अगर एक हमारे पास सेट है ए बी सी, ठीक है, और इसका कोई रिलेशन हमारे पास गिवन है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसका खुद से आर का रिलेशन, कोई किसी एलिमेंट का खुद से रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई कोई भी आपका अगर एलिमेंट है वो खुद से रिलेट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर सी सी नहीं हो और यहाँ बी सी हो तो क्या ये अब भी सिमेट्रिक है? नहीं। सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों का खुद से रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? और नेक्स्ट क्या आता है आपका सिमेट रिफ्लेक्सिव, देन आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी प्रेजेंट है रिलेशन में, अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए बी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक, कि अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 होना चाहिए, जब भी हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, यहाँ समझा देती हूँ मैं। ट्रांजिटिव क्या कहती है कि ए बी है और ए बी से स्टार्ट होने वाला कोई और भी हमारा सेट प्रेजेंट है, तो ए सी हमारा प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का हमारा मीनिंग है क्या है। क्लियर है? अब इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब सबसे पहले हमें देखना है रिफ्लेक्सिव। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है, तो वो हमेशा, आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट हमेशा करेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो आपको बिल्कुल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट हमेशा करेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा अगर वो खुद से रिलेट करेगा। तो इसके अंदर वही लिखा हुआ, अ थिंग मस्ट रिलेट टू इटसेल्फ दैट स्ट्रिंग हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोस। अगर रिलेट होने के लिए क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। क्या सेम नंबर ऑफ जीरोस हैं? यस है। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हमारा होल्ड करता है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं कि भाई ये सिमेट्रिक का क्या है। सिमेट्रिक का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि अगर ए बी प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर तो बी ए भी होना चाहिए। यही तो है सिमेट्रिक का मतलब। तो अगर मैंने x ले लिया है 1 0 0, क्लियर है? ठीक है, x ले लिया है मैंने 1 0 0, तो और y ले लिया है मैंने 0 0 1, ये क्या है, एक्स वाई। तो क्या वाई एक्स प्रेजेंट होंगे इसमें? नहीं होंगे, ऑब्वियस है होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं वाई एक्स निकालूंगी तो वाई एक्स में क्या आएगा, 0 0 1, और क्या आएगा, 1 0 0। क्या आप देखो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या, जीरो से मतलब है, सेम नंबर ऑफ जीरोस दोनों में, और यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ जीरोस है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर 1 0 0 और 0 0 1 हमारे प्रेजेंट है तो इनके अपोजिट भी हमारे प्रेजेंट होंगे रिलेशन के अंदर। तो ये क्या हुआ, हमारे यहाँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड हो गई है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लेके खुद से चेक कर लो, क्योंकि यहाँ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आप खुद से एग्जाम्पल लेके चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड क्यों कर रहा है। आप इसकी जगह कोई और एग्जाम्पल ले लो, बट नंबर ऑफ जीरो सेम होने चाहिए, तो आप हमेशा देखोगे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए लेती हूँ तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक्स ले लेते हैं 1 0 और वाई ले लेते हैं हम 0 1।
और z ले लेते हैं 101। क्लियर है? तो तीनों क्या है? नंबर है। कंडीशन क्या है? सेम नंबर ऑफ जीरोस तीनों में प्रेजेंट है। यस, एक एक जीरो है। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर एक्स वाई प्रेजेंट है और वाई जेड प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, तो एक्स जेड प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो हम बोलेंगे वो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। तो सिंपल आप लगा के देख लो, एक्स क्या है 10, वाई क्या है 01, देन क्या है 01 और 101। अगर ऐसा है तो 10, तो 10 और क्या, और 101 क्या रिलेशन में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? अब आप खुद सोचो कि भाई होगा या नहीं होगा। ऑब्वियस है होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ जीरोस दोनों में प्रेजेंट है। जिसमें सेम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है तो वो तो हर रिलेशन इसके अंदर हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्योंकि वो यही तो कह रहा है कि एक्स और वाई अगर मैं कोई भी रिलेशन में से लेता हूँ तो उन दोनों में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो सेम ही रहेंगे। अगर नंबर ऑफ जीरो सेम रहेंगे तो हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके अंदर प्रेजेंट होगा जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। वन की तो बात ही नहीं हुई है। वन यहाँ आप कितने कर दो, यहाँ दो, यहाँ आप एक और बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ इसने यही क्वेश्चन नहीं खत्म किया। ठीक है, आपने सिमेट्रिक चेक कर लिया, रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, ट्रांजिटिव चेक कर लिया। अब मुझे पोसेट का, पोसेट में हमारी एक प्रॉपर्टी होती है एंटी सिमेट्रिक। क्या होती है? सिमेट्रिक का बड़ा वर्जन एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हमें चेक करना होता है पोसेट के अंदर। अगर वो इन सब प्रॉपर्टी के साथ साथ एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को अगर वो होल्ड करेगा तो हम बोल देंगे कि वो पोसेट है, अदरवाइज नहीं है। अब एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ आ गया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि प्रॉपर जो आपको वहां लिख कर आना है। यहाँ तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, वहां आपको प्रॉपर थ्योरी लिख के आनी है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि आप कहाँ तक एग्जाम्पल दोगे? कोई कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, कोई कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, बट आपको जो थ्योरी लिखनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि इफ एक्स और वाई अगर हम लेते हैं तो हमेशा उसमें सेम नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। तो अगर हम वाई और एक्स लेंगे तो भाई उसमें भी तो सेम नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। तो ये हमेशा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। प्रॉपर आपको इस तरीके से इसको आंसर लिख कर आना है। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है एंटीसिमेट्रिक की बारी। एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर x रिलेट कर रहा है y से और y रिलेट कर रहा है x से, तो वो जब भी रिलेट करेगा जब x और y इक्वल होंगे। भाई मतलब क्या है इसका? देख लेते हैं, टेकिंग एन एग्जाम्पल। हमने x ले लिया है, वही 10, ऊपर से ले लेते हैं y ले लिया है 01। दोनों में क्या है? एक एक जीरो, यानी हमारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अगर एक्स वाई मेरा प्रेजेंट है तो वाई एक्स और ऑब्वियस है प्रेजेंट होगा। अगर 10 और 01 प्रेजेंट है तो 01 और 10 भी प्रेजेंट होगा भाई, क्योंकि सेम नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ये क्या कहता है कि जब भी प्रेजेंट होंगे जब एक्स और वाई मेरे इक्वल होंगे। क्या 01 और 10 इक्वल है? नहीं है। करो क्या 01 और 10 इक्वल है? नहीं। 01 कैसे हो जाएगा 10 के इक्वल? 01 01 के ही इक्वल हो सकता है, 10 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारी जो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है? वॉयलेट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई? ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं ये पोसेट हमारा नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है कि अगर एक्स वाई और वाई जेड आप ले रहे हो तो एक्स और वाई भाई इक्वल होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसने वन की थोड़ी बात करी है। भैया आप वन तो कितने भी ले सकते हो, जीरो की बात की है। तो अगर आप वन बढ़ा दोगे तो एक्स और वाई तो कभी इक्वल होंगे ही नहीं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात की मैं क्या कह रही हूँ? कि अगर आप यहाँ से एक और वन बढ़ा दो तो क्या हुआ, ये अब भी तो प्रेजेंट होंगे? हाँ प्रेजेंट होंगे। एक और वन बढ़ा दो, अब भी प्रेजेंट होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि वन की तो बात हुई नहीं है, जीरो की बात हुई है। तो यहाँ भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जब प्रेजेंट हो जब एक्स इक्वल टू वाई हो। क्लियर है? तो एंटीसेमेटिक प्रॉपर्टी को हमारी फॉलो नहीं करता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा पोसेट नहीं है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एग्री 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था? लेट ए, एक ए आपको रिलेशन यानी एक सेट गिवन है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, वो प्राइम नंबर जो 20 से छोटे हैं, और बी के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑड नंबर प्रेजेंट है जो 20 से छोटे हैं। तो आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बताना था। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम सबसे पहले आपको प्राइम नंबर निकालने 20 से छोटे, प्राइम नंबर निकाले जो खुद से खुद के टेबल में आते हैं। सिंपल प्राइम नंबर वही तो होते हैं। तो 2 3 5 7 ये सब 20 तक हमारे प्राइम नंबर है। ऐसे ही ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। तो वैसे ही आपने निकाल लिया ऑड नंबर। क्लियर है?
इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन पार्ट, वो नंबर जो हमारे प्राइम नंबर भी है और वो हमारे ऑड नंबर भी हैं, तो वो हमारे आएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। सिंपल आप देख लो कि कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है। यूनियन में क्या आएगा, यूनियन में दोनों एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, एक तरीके से कंबाइन कर देते हैं। बट कॉम्बिनेशन जब हम कंबाइन करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं, रिपीटेड, यानी ये ए में भी होते हैं बी में भी होते हैं, बट हम यूनियन में उन्हें रिपीटेडली नहीं लिखेंगे। आप थ्री थ्री दो बार नहीं लिखोगे, आप थ्री सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखोगे। क्लियर है? तो यूनियन और इंटरसेक्शन तो आप बहुत इजीली कंप्यूट कर लोगे। क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमारा सिंपली था, कि भाई पूछ लिया उन्होंने सेक्शन ए में 2 नंबर में। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2024-25 में ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, शो R इक्वल टू ए कॉमा बी, ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोड M इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Z क्या है यहाँ इंटीजर। ऑल्सो शो इफ X कॉन्ग्रेंट टू Y एंड X2 कॉन्ग्रेंट टू Y2 मोड M, देन X1 प्लस X2 इज कॉन्ग्रेंट टू Y1 प्लस Y2 मोड M। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, कि अगर आपको इसका ये जो मोड वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं अटक जाओगे। जो कि थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इन्होंने प्रूफ वाले तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ एक टर्म यूज हुई है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, कि कोई भी रिलेशन अगर वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो रिलेशन क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो वो मैं अभी आपको समझा सक चुकी हूँ, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। क्लियर है? अब इसका जो ये मतलब है भाई, ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एम, ये इसका मीनिंग क्या है भाई, ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम इसको वो देख लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे पास क्या है, ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी को जब हम एम से डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों हमें क्या देते हैं, सेम रिमाइंडर देते हैं। इसका मतलब ये है, सेम रिमाइंडर देने का मतलब क्या, एग्जाम्पल ले लो कि एम हमने क्या ले लिया है 5, और ए क्या ले लिया हमने 12, और बी क्या ले लिया हमने लाइक 7 ले लिया। क्लियर है? ये क्या कहता है कि जब आप 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो भी सेम रिमाइंडर आएगा, और जब आप 7 को डिवाइड करोगे 5 से तब भी सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है, करके देख लो, जब आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। और आप जब 7 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, तब भी 2 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 12 इज कॉन्ग्रेंट टू 7 मोड 5, कि जब आप 12 को और 7 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा सेम रिमाइंडर देंगे। इसका मतलब ये है। और इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं, ठीक है, इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ये जो m है, जो हम नंबर लेते हैं, ये डिवाइड करता है a माइनस बी को। ठीक है, अब आप करके भी देख लो, जो हमने एग्जाम्पल लिया है आप करके देख लो, a माइनस बी। जब आप 12 में से 7 को माइनस करोगे, 7 11 तो 5 आएगा। तो जब आप 5 मोड 5 करोगे तो क्या m जो 5 है वो 5 5 को डिवाइड नहीं करता, यस करता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर a कॉन्ग्रेंट b मोड m है, तो हम क्या कह सकते हैं कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस b को। क्लियर है? जो कि मैंने आपको करके भी दिखा दिया एग्जाम्पल के थ्रू। अनदर वे ये है। तो समझ आया कि ये जो चीज लिखी हुई है, a कॉन्ग्रेंट b मोड m, इसका मतलब क्या है, कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है? अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो आप बहुत इजीली अब इसको सॉल्व कर दोगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, वो रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब z क्या है हमारा, z जो यहाँ बात हो रही है, z है हमारा इंटीजर। क्लियर है? इंटीजर के साथ हमें बात करनी है। अब सबसे पहले आप चेक करोगे रिफ्लेक्सिव के लिए। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए तो सिंपल है, कि अगर कोई भी नंबर खुद से रिलेट करता है वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। फिर भी नहीं, अगर आप नहीं मानते तो फिर भी हम ले लेते हैं। तो हमारा क्या था इसका, सिंपल कि m को जब हम डिवाइड करेंगे m को जब हम a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो भाई वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। सिमेट्रिक में मतलब क्या है, कि भाई सेम पेयर, एक जो एलिमेंट है a वो खुद से जरूर रिलेट करना चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक कहेंगे। आप ले लो कोई भी एलिमेंट, मैंने ले लिया है a, सिंपल आप रख दो। तो a, बी, a कि क्या करेगा, डिवाइड करेगा m को, डिवाइड करेगा m को कि नहीं, जीरो, जीरो तो हर नंबर को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हमारी होल्ड करता है। क्लियर है?
वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि पहली बात तो यह है कि हर नंबर खुद से अपने आप से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये सीधा सीधा रिफ्लेक्सिव है। बट फिर भी अगर हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना है तो हम कैसे करेंगे कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एम, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम हमेशा कौन से पेयर लेते हैं, खुद खुद से रिलेट करने वाले। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब लेते हैं। क्लियर है? अगर हमने ए लिया है तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एम। लुक एट दिस, कि हमने क्या फाइंड आउट किया है कि एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को। अगर आप ए माइनस बी निकालोगे तो ए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी ए है, तो वो क्या आएगी, जीरो। तो जीरो को तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, वो तो हमेशा डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लियर है? समझ आया आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को ये किस तरीके से होल्ड कर रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब भाई ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को किस तरीके से होल्ड करता है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर भाई हम हमारा ए बी है तो बी ए बी हमारा होना चाहिए, कोई बात नहीं। A is congruent to B mod M, then B is congruent to A mod M, ऐसा होना चाहिए, ये कहता है। क्लियर है? अब हम जो कहते हैं वो देख लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि अगर A is congruent to B mod M है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि A माइनस बी डिवाइड करेगा हमारे M को। यही तो लिखते हैं कि A माइनस बी डिवाइड करेगा M को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि A माइनस बी के कोई ऐसी नंबर है वो डिवाइड करेगा हमारे m को। जब हम a माइनस बी करेंगे तो हमारा डिवाइड कर जाएगा। इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए। देन अब हमारा क्या है, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड m, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड m। तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस a इज के ले ले या l ले लेते हैं, l इंटू m। ये भी m से हमारा डिवाइड होगा। अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे, नहीं आप अगर प्लस भी नहीं करते तो अगर आप दोनों को इक्वल रख दोगे, इक्वल रख दो, तो अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो आप a माइनस बी इक्वल टू के, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो। आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या हुआ, a माइनस बी इक्वल टू एल एम। ठीक है, a माइनस बी यहाँ से जो आएगा इक्वल टू माइनस का एल एम। इसका मतलब क्या है, माइनस का एल एम की नेगेटिव आ रहा है, बट वो अगर कोई भी नंबर नेगेटिव, देखो यहाँ यही सब लिखा है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो क्या, अगर कोई उसका पॉजिटिव नंबर एम से डिवाइड हो रहा है तो नेगेटिव नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा? आप खुद से सोचो। एग्जाम्पल मैं आपको भी करके दिखाऊंगी, बट आप खुद से सोचो, होगा नहीं हुआ? ऑब्वियस है होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर a माइनस बी मोड m है तो b इज कॉन्ग्रेंट, a इज कॉन्ग्रेंट टू b मोड m है तो b इज कॉन्ग्रेंट टू a मोड m होगा। ठीक है। अब आप देखो यहाँ मैंने सॉल्व किया है कि a माइनस बी इक्वल टू के एम। नाउ आप b माइनस ए करो, तो यहाँ जब आप इक्वल रखोगे तो बस यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन का डिफरेंस आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ m माइनस के। एक इंटीजर है तो वो भी मल्टीपल होगा m का। तो सो इसका मतलब क्या है कि m भी डिवाइड करेगा b माइनस ए को। क्लियर है? हमने a माइनस ए इक्वल टू बी मोड m लिया और हमने प्रूफ किया कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड m होगा। तो r कैसा होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? अगर आपको अब भी थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक क्या है। a ले लेते हैं हम 12 और b ले लेते हैं हम क्या, 7। क्लियर है? इसी इसी के थ्रू तो क्या कहता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m और B इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod M। यही तो कहता है ये कि ये होना चाहिए। अब सिमेट्रिसिटी के लिए आप ये चेक कर लीजिए, M यहाँ हम ले लेते हैं 5। ठीक है, तो A क्या है हमारा 12, 7 मोड 5। अब आप इसको सॉल्व करो, A माइनस बी, 12 माइनस 7 क्या आएगा, 5। 5 मोड 5 क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ सॉल्व करो, B क्या है आपका 7, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड M क्या है आपका 5। अब आप 7 माइनस 12 करोगे तो माइनस 5 मोड 5, तो ये क्या आएगा, तब भी 0 आया। तो क्या, जो M था 5 ने B माइनस ए को भी डिवाइड करा, 5 ने हमारा A माइनस बी को भी डिवाइड करा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर A कॉन्ग्रुएंट B मोड M है तो B कॉन्ग्रुएंट टू A मोड M हमेशा होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्लियर है? समझ आया आपको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सिमेट्रिसिटी दिखाना था? सेम इसी तरीके से आपको ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहना है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम है और बी कॉन्ग्रुएंट सी मोड एम है, तो ए कॉन्ग्रुएंट सी होना चाहिए, यही तो कहता है।
सिंपल ही आप क्या करो, पहले फर्स्ट वाले को चेक कर लो। फर्स्ट वाले का मतलब क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू के एम, क्योंकि हमें यही तो कहता है कि अगर a कॉन्ग्रेंट b मोड m है, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी m से डिवाइड करेगा। यहाँ हम k और l, के एल एम जो ये मैं यूज कर रही हूँ, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से आप बी माइनस सी एल एम, आप इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब जब आप ऐड करोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई हमारी, ए माइनस बी इक्वल टू के एम, देन क्या आई बी माइनस सी, देन आई बी माइनस सी इक्वल टू एल एम। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू के एम प्लस एल एम। ठीक है, बी से बी कैंसिल हो गए, यहाँ हमारे पास क्या है, ए माइनस सी इक्वल टू, आपने क्या एम कॉमन ले लिया, के प्लस एल। यहाँ से हमें पता चल गया कि ए माइनस सी भी किसका मल्टीपल है, m का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या, m का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रेंट टू c मोड m। सिंपल, समझ आया आपको, यही जो आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, जो आपको गिवन, आपको ये दो चीज से आपको ये प्रूफ करना है, तो इन दो को आप लो, जो भी आपके जो भी आपको इसके अंदर मैंने बताया वो चीजें इंप्लीमेंट करो, देन उसके बाद प्लस माइनस करके ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल था, आपने दोनों को ऐड किया तो हो गया, यहाँ आपने क्या करा, इक्वल रख दिया तो आपको पता चल गया। समझ आया आपको, बट किस तरीके से आपको ये सब चीजें सॉल्व करनी है। तो ये हमारा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने सॉल्व कर लिया। अभी ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अब इसने प्रूफ करने के लिए भी दे दिया कि भाई आगे भी आप प्रूफ करो। एक तो क्वेश्चन इतना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कि भाई बच्चे को ये ही इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडम का क्या कॉन्सेप्ट है, वो प्रूफ कैसे करेगा इन सब चीजों को। बट कोई नहीं, हुआ नहीं हुआ, अब इसने एक और प्रूफ करने के लिए दे दिया है। देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है कि x1 प्लस एक्स टू इज कॉन्ग्रेंट टू y1 प्लस वाई टू मोड m। आपको ये प्रूफ करना है, और गिवन क्या है आपको, गिवन है कि x1 कॉन्ग्रेंट टू y1 मोड m एंड x2 कॉन्ग्रेंट टू y2 मोड m। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये शो करना है, सिंपल। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, अब हमें तो पता है भाई, इसके अलावा एक फॉर्मूला पता है कि अगर हमें, एक फॉर्मूला यहाँ से हमें पता चला है कि अगर हम ऐसा बोल दें कि x1 कॉन्ग्रेंट टू y1 मोड m है, तो सिंपल हमें एक फॉर्मूला पता है कि आप क्या करो कि x1 माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू एम। इक्वेशन वन ऐसे बना लो, ऐसे बन जाती है, नहीं यही तो है हमारा, वही मैंने किया है, k है एक इंटीजर ले लिया है। इसी तरीके से जो मुझे सेकंड इक्वेशन गिवन थी, वहां से क्या आएगा, x2 माइनस वाई टू इक्वल टू एल एम। के और एल क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये जो इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू को, दोनों को आप ऐड कर दो, तो क्या आएगा, x1 माइनस वाई वन प्लस x2 माइनस वाई टू। अब आप x1 वाले को सबको साथ कर दो, तो x1 प्लस x2 माइनस वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू m इंटू के प्लस एल। इसका मतलब क्या है कि ये m का मल्टीपल है। अगर ये m का मल्टीपल है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि x1 प्लस एक्स टू कॉन्ग्रेंट होगा y1 प्लस वाई टू के। यही तो इसका मतलब है कि भाई अगर आप शो कर रहे हो कि इसका मल्टीपल है, इसका मतलब इसी में जो कॉन्ग्रेंसी रूल है, जो हमारा ये गिवन क्वेश्चन है, वो उसके अकॉर्डिंग हमारा फिट बैठ रहा है। तो मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपको समझ आई। सेकेंड वाली क्वेश्चन से हमारा क्या बनेगा, x2 माइनस वाई टू इक्वल टू एल एम। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस वाई वन प्लस x2 माइनस वाई टू। लेफ्ट का लेफ्ट साइड ऐड होता है सारा, राइट का राइट साइड होता है। तो के एम प्लस एल एम आपने ऐड कर दिया। अब x1 और x2 का आप साथ ले लीजिए, x1 प्लस एक्स टू। ठीक है, अब माइनस का y1 है और माइनस का y2 है, अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, y1 प्लस वाई टू इक्वल टू m कॉमन ले लिया, क्या बचा, k प्लस एल। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये m का मल्टीपल है। अगर ये m का मल्टीपल है, तो m इसको डिवाइड कर रहा है, m डिवाइड कर रहा है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि x1 प्लस एक्स टू इज कॉन्ग्रेंट टू y1 प्लस वाई टू मोड m। कभी हमें इसको रिवर्स यूज करना होता है, कभी हमें इसको सिंपल यूज करना होता है। अभी तक हम इसको यहाँ से प्रूफ कर रहे थे, अब यहाँ से इसको प्रूफ कर रहे हैं। क्लियर है, तो जस्ट आपको प्रूफ कर दिया, आपने जब बता दिया कि ये चीज ऐसे होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आप यहाँ फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे कि भाई मुझे कहाँ क्या चीजें करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना था। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आप बहुत ज्यादा अटकते हैं।
तो ये आप एक बार खुद से करना, और आपको बिल्कुल भी इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि x1 या ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम का मतलब क्या है कि अगर ए माइनस बी को हम डिवाइड करेंगे एम से, तो वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमें क्या देगा, 0 देगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर समझ करोगे तो एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 2021-22 में भी पूछा गया था, 2024-25 में भी ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा है क्या, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड आर इक्वल टू 1 2 2 3 एंड 3 1। एक आपका क्या है, एक सेट गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, और उस सेट के ऊपर जो रिलेशन है वो आपको गिवन है। कंप्यूट द ट्रांजिटिव क्लोजर आर यूजिंग द वार्शल एल्गोरिथम। वार्शल एल्गोरिथम की हेल्प से आपको क्या करना था, ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट करना था। अब ट्रांजिटिव क्लोजर का मतलब क्या है भाई, ट्रांजिटिविटी हमें पता है कि ट्रांजिटिविटी क्या कहते हैं कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है और बी सी रिलेट कर रहा है तो ए सी रिलेट करना चाहिए। यही तो कहती है हमारी ट्रांजिटिविटी, ये देखो यही तो कहती है कि ए बी रिलेट कर रहा है और बी सी रिलेट कर रहा है, तो भाई ए सी भी हमारा रिलेट करना चाहिए। ये कहता है हमारा ट्रांजिटिव। बट ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है कि भाई कोई भी आपका कोई भी रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव अभी है नहीं, हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करेंगे ट्रांजिटिव बनाने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर। क्लियर है? ये जो ट्रांजिटिव क्लोजर की बात हुई है, आपको ये वर्ड क्लियर हो कि ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है। अभी वर्चुअल एल्गोरिथम हमारे एक एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से हम इसको कंप्यूट करेंगे। अब इसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। अभी हमारा क्या, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसका थ्योरी पार्ट यानी एल्गोरिथम देखेंगे। एल्गोरिथम इसमें पूछी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दी है ताकि आप इन नोट से जब आप पढ़ो तो आप इस एल्गोरिथम के स्टेप्स को भी याद रख सको कि भाई क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं। बस जस्ट एल्गोरिथम कभी भी डीएसटीएल में आएगी भी नहीं। ये आपसे सिर्फ क्या पूछा है, इसको कंप्यूट करने के लिए आपके बस इसको बोल रहा है कि मुझे बता दो कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हो। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, क्लियर, सबसे पहला आपका स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले आप लिख लो कि आपको जो गिवन एलिमेंट है ए, उसके अंदर सॉरी जो ए सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3। और जो ए पे जो रिलेशन गिवन है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, 1 2 है, 2 3 है एंड 3 1 है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये मैं बता देती हूँ कि आपको कितनी बार कंप्यूटेशनल करना पड़ेगी। कितने एलिमेंट है, 3, तो आपको 3 बार करनी पड़ेगी। किस तरीके से करोगे, स्टेप 1 जो होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, W0। W0 का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, W0 का मतलब ये है कि हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट कंप्यूटेशनल जो हम कंप्यूटेशन करेंगे उसका फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं। तो ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। यहाँ आप लिखोगे एलिमेंट, एलिमेंट कौन से, एक एलिमेंट, कौन कौन से, 1 2 और 3। यहाँ क्या है हमारे, 1 2 और 3। ठीक है, सिंपल लिख लिए। अब रिलेशन में क्या है, 1 2 2 3 और 3 1। तो 1 2 की जगह आप क्या कर दो मैट्रिक्स में 1, देन क्या, 2 3 पोजीशन पे क्या कर दो, 1 कर दो। 3 और 1 की पोजीशन पे क्या कर दो, 1 कर दो। बाकी सब जगह क्या कर दो, 0 कर दो। 0 0 0 0 0 0। ये आपका W0 हो गया, और इसको हम M0 भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे MR लिखा हुआ है, तो MR क्या है, वो यही है, M0 को ही हम MR बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा कि जो भी आपका ए सेट गिवन है उसके आप एलिमेंट लेफ्ट रो में और कॉलम में लिखो मैट्रिक्स टाइप में। देन आप देखोगे जो आप रिलेशन में जो जो आपके पेयर प्रेजेंट है उनकी पोजीशन पे आप 1 कर दो, बाकी सबकी जगह क्या कर दो, 0 कर दो। अब हम करेंगे M1 फाइंड। M1 जो हम फाइंड करेंगे वो हम M0 की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले जब हम M1 फाइंड करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम की एंड फर्स्ट रो की। हमेशा आपको किस तरीके से रखना है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। रो कॉलम जैसे आपने ऊपर नीचे करा, क्वेश्चन गलत। हमेशा कॉलम ऊपर आएगा, रो नीचे आएगा। अब आप मुझे चेक करके बताओ M0 में कि फर्स्ट कॉलम में कौन सी पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट कॉलम में कौन सी पोजीशन पे 1 है, थर्ड पे। तो यहाँ आप लिख दो 3। देन फर्स्ट रो में कौन सी पोजीशन पे आपका 1 है, सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ लिख दो आप 2। अगर आप इसका पेयरिंग करोगे तो क्या बनेगा आपका 3 2, यानी 3 2 पोजीशन पे हमारा 1 आएगा M1 के अंदर। M1 के अंदर पहले मैट्रिक्स बनाओ, 1 2 3, देन 1 2 3। ये क्या कहता है कि 3 2 पोजीशन पे 1 कर दो, 3 2 3 यहाँ और 2 यहाँ।
क्या कर दो, 1 कर दो। और जो प्रीवियसली 1 है वो हमेशा ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ 1 है तो यहाँ आप 0 कर दो। जो पहले वाले मैट्रिक्स में 1 है उनको आप ऐसे एज इट इज कॉपी कर लो। यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, बाकी सब जगह क्या कर दो, अब 0 कर दो। 0 0 0 0 0। क्लियर है। M1 फाइंड कर लिया, अब हम करेंगे M2 फाइंड। M2 के लिए सबसे पहले आप मैट्रिक्स बना लीजिए, 1 2 3 एंड 1 2 3। अब M2 के लिए हम किसको चेक करेंगे, सेकंड कॉलम और सेकंड रो को। अब सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो को, अब आप चेक करो कि सेकंड कॉलम में हमारे कौन सी पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 1 है। एक तो 1 पोजीशन पे है और एक हमारा 3 पोजीशन पे है। तो 1 पोजीशन पे और हमारा 3 पोजीशन पे है। और सेकंड रो में बात करें तो रो में हमारी कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, 1 प्रेजेंट है। अब आप पेयरिंग करनी है हमें इसकी, पहले 1 की 3 के साथ होगी, देन 3 की 3 के साथ होगी। तो पेयरिंग में क्या आएगा, 1 3 एंड 3 3। तो ये क्या कहता है कि 1 3, 1 और 3 पोजीशन पे आप 1 कर दो, और 3 और 3 पोजीशन पे 1 कर दो। और जो प्रीवियस 1 थे वो तो ऐसे ही रहेंगे, वो तो सेम कॉपी कर दो। और बाकी सब जगह क्या कर दो, आप 0 कर दो। तो 0 0 0 0। अब M3, क्योंकि हमें M3 तक ही कंप्यूट करना है, क्योंकि हमारा जो सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो जैसे आप M3 कंप्यूट करोगे तो 1 2 3, पहले आप मैट्रिक्स बना लो, देन 1 2 1 2 3। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें कि हमारा थर्ड कॉलम और थर्ड रो में कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट है, हमारा 1 प्रेजेंट है। जैसे आप थर्ड कॉलम में देखोगे तो थर्ड कॉलम में तीनों पोजीशन पर हमारा क्या है, 1 है। यानी 1 2 और 3 तीनों जगह हमारा क्या है, 1 प्रेजेंट है। थर्ड रो में देखोगे तो 1 2 और 3 तीनों जगह हमारा क्या है, 1 प्रेजेंट है। जब आप इसके पेयरिंग करोगे तो इसमें हमारे सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। यानी आप देखोगे 1 1, पहले 1 की 1 से, फिर 1 की 2 से, फिर 1 की 3 से, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, अब 2 की करो, 2 की 1 के साथ, देन 2 की 2 के साथ, देन 2 की 3 के साथ। अब 3 की करो, 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ, देन 3 की 3 के साथ। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम, जितने भी हमारे पोजीशन है, सब पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1, देन 1 1 1। तो ये हमारा कंप्लीट होगा। इसमें हमने क्या कर लिया, ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट कर लिया। तो अब आप देखो कि ये जो आपका रिलेशन आया, ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आप चेक भी कर सकते हो इसको, कोई भी दो एलिमेंट को चेक कर लो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे कि 1 2 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, यस है। ठीक है, अब आप ऐसे चेक कर सकते हो कि भाई इसमें ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आपको वर्शल एल्गोरिथम की जब वर्शल एल्गोरिथम की हेल्प से जब भी क्लोजर, ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दिया, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिलेगा। क्लियर है। तो सिंपली अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो हमारे स्टेप्स होते क्या क्या है, वो तो देख लेते हैं कि भाई स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, लेट एन बी अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट ए के सेट के अंदर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो कि है 1 2 3। वॉर्शल एल्गोरिथम W0 W1 डैश डैश एन, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके ए में प्रेजेंट है उतनी ही बार हम वॉर्शल एल्गोरिथम को कंप्यूट करेंगे, वॉर्शल सेट को फाइंड आउट करेंगे। ये जो W0 W1 W2 जो हम ये फाइंड आउट करते हैं, क्या है, हमारे वॉर्शल सेट है। और हमेशा W0 से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि 3 एलिमेंट तो W0 W1 W2 एंड W3 हमने फाइंड आउट किया। सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, प्रोसीजर टू कंप्यूट डब्ल्यू के फ्रॉम डब्ल्यू के माइनस वन तक आपको जाना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना था, कॉपी 1 फ्रॉम डब्ल्यू के माइनस वन इन डब्ल्यू के विद सेम पोजीशन। कि अगर आप W1 निकाल रहे हो तो W0 में, W0 जो मैट्रिक्स है उसमें जिस जिस पोजीशन पे 1 है, आप W1 में सेम उसको कॉपी कर लो। ये स्टेप्स आपका ये कह रहा है। सेकंड में क्या कहता है, इन केथ रो एंड केथ कॉलम ऑफ डब्ल्यू के माइनस वन, kth column and check the position of one and put them P1। kth रो को आप चेक करो, Q1 में चेकआउट कर दो। जो भी हमने देखा है ना, ये कह रहा है कि आप जिसमें भी हो, पहले कॉलम की पोजीशन पे चेक करो कि मैट्रिक्स में कॉलम की कौन से पोजीशन पे जहां हमारा 1 प्रेजेंट है, फिर आप चेक करो कि रो में कौन से पोजीशन पे हमारा 1 प्रेजेंट है। उसके बाद पेयरिंग कर दो। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, मेक एंटायर इन डब्ल्यू के एज वन फ्रॉम PI QI डब्ल्यू के देयर आर नॉट ऑलरेडी 1। अगर उस मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे 1 नहीं है तो 1 करो, अगर ऑलरेडी है तो छोड़ दो। जैसे हमने ये किया था 3 2, अगर 3 2 पोजीशन पे 1 नहीं है तो आप कर दो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप करो और आगे बढ़ो।
क्लियर है? अब हमें ये स्टेप्स कब तक रिपीट करना है? स्टॉप व्हेन WN इज ऑब्टेन एंड इन द रिक्वायर्ड ट्रांजिटिव क्लोजर। ये स्टेप आप जब तक करते रहोगे जब तक आप W के को WN को अचीव नहीं कर लेते। N क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए। क्लियर है? तो W3 तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते, जब तक ये स्टेप्स को हम रिपीटेडली करते जाएंगे। मैट्रिक्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल, अगर आपको समझ आ गया। क्लियर है? सिंपल है कि फर्स्ट MR बनाओ, जो कि हमारा क्या है, इसमें कहाँ कहाँ वन आएगा, जो जो रिलेशन में पेयर प्रेजेंट है उन पोजीशन पर हम वन करते हैं, बाकी जीरो कर देते हैं। देन हम कंप्यूट करते हैं W0। W0 जो होता है वो हमारा MR ही होता है। सिंपल, आप इसको ऐसे कॉपी करते हो, W0 या M0। ठीक है, फिर इसी तरीके से M1 को कंप्यूट, M2 M3, जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। अब ये जो आपका है ये आपका ट्रांजिटिव क्लोजर है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और जिसमें आपसे क्या पूछा गया था? शो दैट D42 डिवाइड के साथ लैटिस है। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने 24 के साथ किया था, सेम आपको 42 के साथ करना। आपको कंप्यूट करके दिखाना, शो करके दिखाना है कि लैटिस है या भाई शो ही करना है, तो उसका मतलब लैटिस है। और मैं आपको बता दूं, एक चीज आप हमेशा याद रखो, DN जब भी डिवाइड के साथ है ये हमेशा लैटिस होगा। हमेशा लैटिस होगा। कभी आपको ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है या कभी आपको पूछ सकता है। अगर कभी भी इस टाइप का आपको पूछा है कि DN और डिवाइड के साथ, तो हमेशा ये लैटिस हमारा होगा ही होगा। क्लियर है? और आपको क्या पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को आपको एक्सप्लेन करना है, और D6 को आइसोमोर्फिक आपको जस्टिफाई करना है कि आइसोमोर्फिक है तो किस तरीके से है, उसके पावर सेट के बेस पे। क्लियर है? और सेट हमें गिवन है जिसके अंदर दो एलिमेंट है A और B। तो इस क्वेश्चन में काफी चीजें पूछी हैं, थ्योरी भी पूछ लिया उसने, न्यूमेरिकल भी पूछ पूछ लिया है, प्रूफ भी पूछ लिया है। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मैं काफी चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। चीजें इजी है, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर है? लैटिस की बात आती है सबसे पहले। तो लैटिस अगर आपको कभी भी प्रूफ करना है तो सबसे बेस्ट है आपका हैशे डायग्राम। हैशे डायग्राम की हेल्प से आप बहुत इजीली उसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है? हैशे डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, अभी करके बताया था प्रॉपर। अब D42 को आप चेक करना है डिवाइड के साथ। सिंपल है, डिवाइजर निकाल लो सबसे पहले। D42 के जैसे ही हम डिवाइजर निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 1 2 3 6 7 14 21 है 42। क्लियर है? सबसे पहले आपने डिवाइजर निकाल लिया, अब आपको हैशे डायग्राम बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका हैशे डायग्राम किस तरीके से क्रिएट करोगे। क्लियर है? अब हमारे D42 के सबसे पहले हम ले लेते हैं। D42 के कौन से? 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। सबसे पहले आप कर लो सबसे छोटा एलिमेंट तो नीचे और सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे ऊपर। अब इसके बीच में हमें इनको अरेंज करना है। क्लियर है? अब देखते हैं भाई किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ मैंने ले लिया 2, यहाँ मैंने ले लिया 3, अगर यहाँ मैं 6 ले लेती हूँ तो अभी आप देखना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ मैंने ले लिया 7, देन यहाँ 6, 14, देन 21, और ये हमारा 42। 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। मैंने क्या करा, 1 से तो सब डिवाइड हो जाएंगे, 2 से कौन होगा? 2 3 6, 2 7 14। आपको मैंने अभी बताया कि एजेस ये ऐसी कहीं पे भी आप किसी से भी कनेक्ट नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि 2 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। देन 3 का, तो 3 2 से कनेक्टेड होगा, और 3 किससे कनेक्टेड होगा? 21 से। 7 किससे कनेक्टेड होगा? 21 से, और 7 2 14, और भाई 42 तो सबसे कनेक्टेड होगा। ये आपका बन गया हैश डायग्राम। अब आप देखो कनेक्टिविटी भी हमारी इसी तरीके से। अब आप ऐसे नहीं कि किसी को कहीं पे भी किसी भी तरीके से कनेक्ट करोगे, नहीं। अगर आप किसी को किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दोगे तो वहां आप जो एग्जामिनर है वो भी आपको किसी भी तरीके से आपको मार्क्स दे देगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई भी लाइक नहीं मिस्टेक करनी है जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर सके आपके एग्जामिनर। अब मैं क्या बात कर रही थी, अगर आप यहाँ 6 कर देते हो और यहाँ 7 कर देते हो, क्लियर है? अगर आपने कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता, मैंने रेंडमली बना दिया है, तो आप 7 को किससे कनेक्ट करोगे? क्योंकि 7 तो 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 7 क्या एक प्राइम नंबर है भाई, वो 2 से भी डिवाइड, 2 से भी नहीं कनेक्ट होगा, 3 से भी नहीं कनेक्ट होगा, 7 से भी नहीं कनेक्ट होगा। तो आप 7 को किससे कनेक्ट करोगे? तो हमें 7 की पोजीशन को देखना पड़ेगा कि 7 की सही पोजीशन कहाँ आएगी, क्योंकि 7 जो है 14 और 21 से कनेक्टेड है। तो मैंने क्या करा, ऊपर 14 और 21 लिख दिया, देन मैंने क्या लिख दिया? 7 लिख दिया।
क्लियर? 6 की कोई दिक्कत नहीं है, 6 कनेक्ट हो जाता है, बट 7 को अगर आप ऊपर लिखते तो वो आप उसको नीचे से कहाँ से कनेक्ट करते, किस नंबर से आप कनेक्ट करते, तो वहाँ ये प्रॉब्लम हमारी अकर हो सकती है। तो आपको इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपका लैटिस है, भाई है क्यों नहीं है, अगर आप देखोगे हर एलिमेंट का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड आपको एग्जिस्ट कर रहा है। 2 3 का अपर बॉन्ड देख लो 6, लोअर बॉन्ड देख लो 1, हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा। या आप जो मैंने आपको बताई इंटरसेक्शन वाला, अगर आप देख लो किसी भी नंबर में कोई भी कॉमन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो भाई कॉमन होगा, 1 तो हमेशा उसके अंदर कॉमन होगा। क्लियर है? समझ आ गया आपको? अब भाई सिंपल था कि डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके इसको कंप्लीट काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कौन सा लैटिस होता है? जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ओबे करने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर वो फॉलो करेगा तो उस लैटिस को हम बोलेंगे दैट लैटिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। क्लियर है? अब कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसे बाउंडेड लैटिस होना पड़ता है। किसी भी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होने से क्या पहले होना पड़ता है? बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस का मतलब क्या है कि उस लैटिस के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो जीरो रहेगा और हाईएस्ट एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट क्या रहेगा? 1 प्रेजेंट रहेगा। अगर ऐसा है किसी भी लैटिस के अंदर तो उस लैटिस को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड लैटिस है वो। क्लियर है? अब कॉम्प्लीमेंट लैटिस होने के लिए सबसे पहले आपको बाउंडेड लैटिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। A bounded lattice is complemented if for every element x in the lattice there exists an element x dash। आपको क्या है कि एक एलिमेंट x है और आपके लैटिस के अंदर एक x डैश एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे जिसका हम क्या करें? मीट यानी लोअर बाउंड निकालें तो वो 0 आए और उसका अपर बाउंड निकालें तो वो क्या है? 1 आए। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है। आइसोमॉर्फिज्म का ये इसको हमें चेक करना है कि आइसोमॉर्फिज्म लैटिस सबसे पहले तो पता होना चाहिए जब भी हम उसको प्रूफ करेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म लैटिस होने के लिए दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या है? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि 1 1 और ऑन टू मैपिंग उसके अंदर होनी चाहिए। क्लियर है? 1 1 और ऑन टू मैपिंग का मतलब क्या है कि भाई हर एलिमेंट हर किसी से रिलेट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1 1 1। ओंटू का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कोडोमेन नहीं होना चाहिए जिसकी प्रीइमेज ना हो, वो हमारा ओंटू होता है। यही तो होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? D6। सबसे पहले D6 के आप डिवाइजर्स देख लो कौन कौन से हैं। 1 2 3 6। अब इसका ये तो है। अब हमें एक सेट गिवन है, क्या है? A और B। एक सेट गिवन है ए बी, तो हमें क्या निकालना है? इसका पावर सेट निकालना है। मैंने आपको बताया था कि पावर सेट का फॉर्मूला क्या है? एस के अंदर क्या है? दो एलिमेंट है ए कॉमा बी। अगर आप इसके पावर सेट की बात करोगे तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। सिंपल। तो चार कौन कौन से होंगे? एक तो ए होगा, एक बी होगा और एक ए बी खुद होगा और फोर्थ का होंगे हमारा 5 होगा। क्लियर है? और D6 से आपने डिवाइजर निकालनी है। अब हमें करना क्या है कि भाई हमें बताना है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ही तो आप निकाल लो। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। अब D6 के हमारे क्या क्या आया डिवाइजर? 1 2 3 6। 1 2 3 6 यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3 6 और इसको मैप कर दिया हमने इनसे। क्लियर है? 5 देन ए देन बी और देन ए बी। यहाँ इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो हम हर एलिमेंट को मैप कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट से। तो 1 1 हो गया। और कोई भी ऐसा कोड डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है? नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब ये हमारा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो है, हमने चेक कर लिया। अब हमें इसमें एक और प्रॉपर्टी चेक करनी होती है आइसोमॉर्फिज्म लैटिस प्रूफ करने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफ ए जॉइन बी इक्वल होना चाहिए एफ ए जॉइन एफ बी के। क्लियर है? या जॉइन की जगह मीट भी कर सकते हैं कि एफ ए मीट बी इक्वल होना चाहिए एफ ए मीट एफ बी। ये अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है देन हम बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा गिवन है ये आइसोमॉर्फिज्म लैटिस है। क्लियर है? अब ये तो हमने चेक कर लिया कि D6। अब इसको चेक करने के लिए हम इसका हैश डायग्राम बना लेते हैं। सिंपल। D6 का बनाएंगे तो 4 एलिमेंट है, सबसे मिनिमम मिनिमम एलिमेंट 2, मैक्सिमम 6, बीच में क्या आएगा? 2 और 3। तो जस्ट आप इसको कनेक्ट कर दो।
ये आपका बना है D6 का। देन आप बनाओगे इसका सबसे छोटा एलिमेंट 5, देन वन एलिमेंट वाले A और B, देन उससे बड़े वाले A और B दोनों का पेयर। तो ये आपका बन गया, आपका क्या बन गया, लैटिस। अब आप इसको चेक करने के लिए चेक करते हैं हम, एफ ए जॉइन बी इक्वल होना चाहिए एफ ए जॉइन एफ बी की। यही तो है, अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो फिर हमारा हो जाता है कि ये क्या है, हमारा आइसोमोर्फिज्म लैटिस है। एफ ए जॉइन बी, ए और बी का जॉइन अगर हम करेंगे, ए और बी का जॉइन करेंगे तो हमें क्या निकालना, अपर बॉन्ड निकालना है। ए और बी का अपर बॉन्ड क्या है, ए और बी, क्या है इसका, ए और बी। और ए और बी को हमने किससे मैप किया हुआ है, 6 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे 6, यानी लेफ्ट साइड जो हमने प्रूफ करी वो क्या आ गई 6। क्योंकि ज्वाइन का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बॉन्ड, तो अपर बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ए और बी का अपर बॉन्ड कौन सा है, यही तो है। क्लियर है। अब एफ ए हमारा किससे मैप है, एफ ए किससे मैप है, हमारा 2 से मैप है। और उसका क्या निकालना है, हमें जॉइन निकालना है किसके साथ, एफ बी किससे मैप है, हमारा 3 से। तो 3 और 2 का अगर आप अपर बॉन्ड निकालोगे, ये क्या है, जॉइन, जॉइन का मतलब क्या होता है, अपर बॉन्ड। 2 और 3 का अपर बॉन्ड निकालोगे तो 2 और 3 का अपर बॉन्ड क्या है, 6, तो 6 आ जाएगा। क्लियर है। और जैसे आप इसको मीट के लिए यानी लोअर बॉन्ड के लिए चेक करोगे तो वहां क्या आ जाएगा, 1 और 5 आ जाएगा। क्लियर है। एक बार और मैं आपको बताती हूँ, तो ये होता है हमारा जॉइन। ठीक है, ये हमारा होता है जॉइन, ये इसका साइन होता है, इसका मतलब होता है लीस्ट अपर बॉन्ड, यानी अपर बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है। और हम बात कर, ये होता है हमारा मीट, ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी लोअर बॉन्ड यानी नीचे की वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा था और आपको किस तरीके से प्रूफ करके दिखाना था। प्रॉपर आपको सॉल्यूशन नोट्स के अंदर मिलेगा, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको AQ 2022 से इसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको ये डायग्राम गिवन था, इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट बताने थे। अब मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट बताने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं मिनिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे, वो सबसे नीचे होंगे। सबसे नीचे का मतलब क्या है कि उनसे नीचे कोई एजेस उनसे कनेक्टेड नहीं होगी। अब 5 और 2 दोनों एक ऐसे एलिमेंट है जिनके नीचे, या जो 5 और 2 है, वो किसी भी डाउनवर्ड एज से कनेक्टेड नहीं है। तो 5 और 2 क्या हो गए मेरे मिनिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब क्या है, कि वो एलिमेंट जिनके ऊपर कोई भी अपवर्ड, मिनिमल के लिए हम नीचे देख लेते हैं, मैक्सिमल के लिए ऊपर देखेंगे, कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिनके, जो अपने किसी भी ऊपर एजेस से कनेक्टेड नहीं है। तो वो हमारा कौन कौन सा है, 25, क्योंकि 25 किसी भी और अपर एजेस से कनेक्टेड नहीं है। 20 और 12, तो हमारे मैक्सिमल एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 12, 20, 12 और 25। क्लियर है। तो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका AQ 2022 से इसमें पूछा गया था, सिंपल था, हैश डायग्राम बनाना है। सब चीजें आपको गिवन थी। अब हैश डायग्राम आप जब बना पाओगे जब आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको हमेशा हैश डायग्राम में क्या बताया, कि सबसे छोटा एलिमेंट नीचे और सबसे बड़ा एलिमेंट ऊपर, फिर उसको आप अरेंज करते जाओ। तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, S0 से हमारे पास S7 तक हमें गिवन है। ठीक है। सबसे पहले और सबसे छोटा एलिमेंट हमारा कौन सा है, S7, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सबसे नीचे क्या है, S7। देन आप देखो, दो दो, एक के बाद क्या हो गया, दो की पेयरिंग कितने हमारे एलिमेंट में है, S7 के साथ की। अब ऐसा कौन से एलिमेंट है जिनके अब दो की पेयरिंग है, एक की पेयरिंग तो सिर्फ S7 में है, अब दो की पेयरिंग क्या है, S5 और S6 में। तो S5 और S6 हमारे क्या हो गए, S7 के ऊपर आ गए। अब दो के बाद क्या देखेंगे, तीन की पेयरिंग देखेंगे। अब तीन की पेयरिंग देखेंगे किसके साथ है, S4 और S3, S4 और S3। देन हम देखेंगे चार, चार की भी है, यस है। S2 और S1 दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके हमारे क्या क्या, चार चार की पेयरिंग है। तो चार चार की पेयरिंग। देन उसके ऊपर भी कोई है, यस, S0, जिसके अंदर क्या है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है। और इसमें S1 और S2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 है। इनमें 4 है। ठीक है, 3 वाला तो है ही नहीं, मैंने काउंट ही नहीं किए हैं। S3 में भी 4 है। और इसमें S4 में हमारे 3 एलिमेंट है। S3 में हमारे 4 एलिमेंट है, और यहाँ है हमारे 5, और यहाँ है हमारे 6। इस तरीके से क्लियर है। आप वो खुद काउंट कर लेना, बट आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कि किस तरीके से हमें इसको ड्रॉ करना है। वो चीज़ अगर आपको बताया तो आप बहुत इजीली ड्रॉ कर लोगे। क्लियर है। और ये सब मतलब जब आया था ना, तो बच्चे क्या थे, इसको देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये क्या दे दिया इतना बड़ा। बट ये इतना इजी क्वेश्चन था, कि डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको एजेस को कनेक्टेड करना था। क्लियर है।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर आपको एक सेट गिवन है और उसमें पूछा है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि वो है या नहीं है। क्लियर है, कुछ रिलेशन आपको गिवन है। अब सबसे पहले हमारा पहला रिलेशन है जो आपको गिवन है 1 1 1 2 एंड 2 1। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होने चाहिए? अब जो हमारा एक्चुअल एलिमेंट है, जो सॉरी जो हमारा एक्चुअल सेट है उसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट होना चाहिए। 1 1 ही प्रेजेंट है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करें, अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 है, यस सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर लो कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट है, तो 1 1 होना चाहिए, यस 1 1 होना चाहिए। अब इसका अपोजिट करके देख लो, टू, क्योंकि 2 1 है ना। अब जैसे मैं आपको देखती हूँ, मतलब अपोजिट से आप ये मैं समझ नहीं कि इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। जैसे हमने चेक करा 1 2 और 2 1। ठीक है, अब हमने चेक करा कि 1 1 प्रेजेंट है, यस है। अब यहाँ 2 1 भी तो है, यहाँ 2 1 भी तो, अब 2 1 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है, यस है। 1 2 है, 1 2, क्या 2 2 प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि हमारा 2 2 जो पेयर है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है, समझ आया जो मैं बोल रही हूँ कि इसको ऐसे चेक करो, तो ट्रांजिटिव नहीं है। सिंपल एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या कहता है कि अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए, अगर ए बी और बी ए प्रेजेंट है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अब 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट है, बट 1 और 2 क्या इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है। इसी तरीके से आपको R2 में चेक करना था, चलो R2 और देख लेते हैं, R3 आप देख लेना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है? यस, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। ये जो हमारा रिलेशन है, 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हमारा है। सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 4 है, 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, यस। तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर सकते हैं, मैंने सबके लिए चेक करके दिखा रखा है। इसी तरीके से आप एंटी सिमेट्रिक को चेक करेंगे। क्लियर है। ये R1 और R2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। R3 भी बहुत सिंपल है, आपको सिंपल गिवन है और आपको चेक करके देखना है कि भाई ये है या नहीं है। सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है कि भाई ये होती क्या है, तो आपको कितना ही बड़ा रिलेशन दे दे, आप बहुत इजीली इसको कंप्यूट कर पाओगे। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था? आपको एक सेट गिवन था, जिस सेट के कुछ रिलेशंस आपको गिवन थे। आपको इस रिलेशन के इक्वलेंस क्लासेस को फाइंड आउट करना था। अब इक्वलेंस क्लासेस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन इससे आने के चांसेस रहते हैं। तो भाई देख लेते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा पेज बचा है, तो यही हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, पेज को वेस्ट नहीं जाने देते, इसको फोल्ड करके हम यही कर लेते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए, कौन है? 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक रिलेशन भी गिवन है, यस गिवन है, तो आप क्या देखोगे? इस रिलेशन में कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? एक तो 1 1 होता है, और कौन होता है? 1 5 होता है, और कुछ होता है? नहीं, और कोई नहीं होता। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी? 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनी? 1 और 5। यानी ये 1 1 तो है ही, 1 और 5 क्या बनी? इसकी इक्विवेलेंस क्लास बनी। अब 2 को देखो, क्या 2 से स्टार्ट होने वाले कोई पेयर आपके इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है? यस है। कौन कौन है? हमारा 2 2 है, देन 2 3 है, देन हमारे 2 6 भी है। तो अब आप देख लो, फिर हम इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे, तो 2 से तो ये स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी एलिमेंट इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? 2 3 और 6 इक्विवेलेंस क्लास में आ गए। अब आप ऐसे 3 के लिए चेक करोगे, 3 से स्टार्ट होने वाले हमारे कौन कौन से? 3 2 है, 3 2 है, एंड देन 3 3 है, और देन हमारे क्या है? 3 6 है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आ जाएगा? 2 3 और 6 सेम ही आ जाएगा हमारा 3 की इक्विवेलेंस क्लास में। 4 की इक्विवेलेंस क्लास में देखेंगे तो 4 से स्टार्ट होने वाले बस एक ही एलिमेंट है, जो कि है हमारा 4 4। तो वो क्या आ जाएगा? हमारा 4 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ अकेला 4 आ जाएगा। 5 की इक्विवेलेंस क्लास में देखेंगे तो 5 से स्टार्ट होने वाले हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? 5 1 और देन 5 5। तो देन इसमें हमारी इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनेगी? 1 और 5। ऐसे आप 6 के लिए देखोगे, 6 के लिए क्या है? 6 2 6 3 6 6 6 2, क्या 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 है? 6 2 6 3
एंड देन 6 6। जब आप इसकी इक्वलेंस क्लास निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, 2 3 और 6। यहाँ हमने इंडिविजुअल नंबर की निकाली, अगर हम पूरे सेट की निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी इक्वलेंस क्लासेस। एक पेयर बनेगा हमारा 1 5, एक पेयर बनेगा हमारा 2 3 और 6, और एक पेयर बनेगा हमारा 4। अब आप रिपीटेडली, या चाहे 6 टाइम आ जाए, आप लिखोगे इसको एक बार ही। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आपको प्रॉपर सॉल्यूशन गिवन है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको EQT 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। ये थ्योरी पार्ट है कि आपको बताना था कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या होती है। लेट ए डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर। ए क्या है, एक सेट है जो सेट ऑफ रियल नंबर है। एंड ए रिलेशन आर इज डिफाइन एज ए। अगर ए भी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो वो जब भी रिलेट करेगा जब A² + B² इक्वल होगा C² + D² की। ठीक है, जस्टिफाई करना है कि आर हमारा क्या है, ये जो आर रिलेशन है ये हमारा इक्वलेंस रिलेशन है। इक्वलेंस रिलेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इक्वलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो रिलेशन हमारा कैसा है, इक्वलेंस रिलेशन है। क्लियर है? अब सबसे पहले थ्योरी पार्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या होता है। सिंपली प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी हमारे ये कहता है कि अगर आपका इंटरसेक्शन है तो आप उसे यूनियन से चेंज कर दो, यूनियन है तो इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दो, अगर यूनिवर्सल सेट है तो फाई से कर दो, और फाई है तो यूनिवर्सल सेट से कर दो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। जस्ट अपोजिट, कि अगर आप प्लस करो तो माइनस कर दो, माइनस करो तो प्लस कर दो। इस तरीके से कि अगर यूनियन है तो आप उसको इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन से रिप्लेस कर दो, यूनिवर्सल सेट है तो एम्प्टी सेट से रिप्लेस कर दो, एम्प्टी सेट है तो उसे यूनिवर्सल सेट से आप रिप्लेस कर दो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। क्लियर है? अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कंडीशन है कि अगर ए भी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो A² + B² इक्वल होना चाहिए हमारा C² + D² की। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉपर्टी आती है इक्वलेंस प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले आती है हमारी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में तो सिंपल है कि भाई खुद का जो एलिमेंट है वो खुद से तो रिलेट करेगा ही। अगर ए रिलेट कर रहा है खुद से ही ए से, क्योंकि A B यही है रिफ्लेक्सिव के अंदर, तो क्या होगा, A² + A² इक्वल होगा A² + A² के, नहीं होगा? ऑब्वियस होगा। क्लियर? ऑब्वियस होगा इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लियर है? आप सिमेट्रिक को चेक करते हैं, सिमेट्रिक को हम आगे मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, वो देख लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ ए भी ले लिया है मैंने, वहां मैंने ए ले लिया, वो तब भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो पेयरिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ मैंने जैसे ये हम बात करें कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ये ए हम पूरे दो एलिमेंट मान के चल रहे हैं। बट यहाँ हमारा क्या है कि अगर आप ए बी लिख रहे हो तो वो एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा है इसको। क्लियर है? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो हम इसको ऐसे नहीं, ऐसे भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें प्रोफेशनली वहाँ इस तरीके से आप अच्छे से लेके आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर ए भी ले रहे हैं तो हमारा ए भी है तो ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो A² + B², A² + B² दोनों इक्वल होंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है कि भाई ए बी क्या है, ये नहीं, ये दोनों सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, तो अगर ये ए बी है तो ए बी सेम एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो या इससे रिलेट करना चाहिए। यस, तभी तो हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक के लिए भी सेम है कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो सी डी रिलेट करना चाहिए ए बी से, यानी एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। इसको पूरा एक्स समझो, इसको पूरा वाई समझो, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए आप क्या करोगे कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, देन सी डी रिलेट करेगा हमारा ए बी से। सपोज कीजिए कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है हमारा सी डी से, तो इसका मतलब क्या है कि A² + B² = C² + D² अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सिमेट्री शो करने के लिए अब हम इसको लेंगे, सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, तो इसका मतलब क्या है, C² + D² इक्वल है A² + B² से। अब इन दोनों इक्वेशन से या हम इन दोनों को देखकर ये कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड के राइट साइड के इक्वल है, इसकी राइट साइड इसकी लेफ्ट साइड के इक्वल है, यानी ये जो इसकी राइट लेफ्ट साइड है वो इसकी राइट साइड के इक्वल है, जो इसकी राइट साइड है वो इसकी लेफ्ट साइड से इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर ऐसा है तो हमारा C² + D² इक्वल होगा A² + B² के। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी रिलेट करेगा सी डी से, तो सी डी भी हमारा हमेशा रिलेट करेगा ए बी से। क्लियर है? तो हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ हो गई प्रूफ।
अगर ऐसे आप ट्रांजिटिव करना है, ट्रांजिटिव में भी आपको ये है कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से और सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो ए बी ई एफ से करना चाहिए। क्लियर है? अब आप इन दोनों को गिवन कंडीशन को लिखो कि ए बी अगर रिलेट कर रहा है सी डी से, तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल किसके, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। और अगर सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो इसका मतलब क्या है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल है ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है हमारा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के। हमें यही तो प्रूफ करना था। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो ये हमारे क्या इक्वलेंस रिलेशन है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़ा ऐसे ही होता है कि भाई इसमें लॉजिक इतना होता है, या आप समझो कि ऐसे होता है कि हमें कुछ कुछ चीजें इसमें हमें समझ नहीं आती हैं। बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई आपको इसमें ज्यादा लॉजिक इतना लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट आपको ये गिवन है, तो जस्ट इसी को यूज करके आप प्रूफ करते जाओ। बट हाँ, इसमें आपको क्या ए बी को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, देन ही आप कर पाओगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका EQ 2023-24 में पूछा गया पावर सेट का। पावर सेट मैंने आपको बता दिया था कि पावर सेट अगर हमें ए कॉमा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो पावर सेट है वो क्या है, एक तो है ए कॉमा फाइव ए, और इसकी जगह फर्स्ट क्वेश्चन में 5 गिवन है, सेम ये दोनों। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 2 की पावर n, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 4। तो यानी इसके जो पावर सेट है उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो 5 होगा, फिर ये एक खुद होगा, देन हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। अब ये ऑलरेडी कर्ली ब्रेसेस में, तो यहाँ डबल कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। क्लियर है? कभी आप सोचो कि नहीं आएंगे, 1 2 3 और एक ये पूरा खुद अपना सेट आ जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट आ गए इसके पावर सेट में। फर्स्ट क्वेश्चन में जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें एक ही जगह क्या है, 5 है, तो यहाँ बस एक ही जगह आप क्या कर दो, 5 कर दो। तो फर्स्ट वाला भी आपका सॉल्व हो गया, सिंपल। क्लियर है? बस यहाँ आपको थोड़ा कर्ली ब्रेसेस में आपको दिक्कत हो सकती है कि भाई ये कर्ली ब्रेसेस किस तरीके से है। नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल आपको जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से चलना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। 5b का आपको पावर सेट निकालना है और उसका यूनियन करना है a के साथ। 5b का पावर सेट निकालोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 4। कौन कौन से आएंगे वो आप देख लो। एक 5 आएगा, एक b आएगा, एक 5b आएगा और एक हमारा एम्प्टी सेट आएगा f। ठीक है? अब आप इसका जब यूनियन करोगे तो यूनियन में क्या आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है? जस्ट आप इसको करके देख लेना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एग्री टू 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिफाइन मॉड्यूलर लैटिस, जस्टिफाई इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट इन अ बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। सबसे पहले तो बताना था मॉड्यूलर लैटिस क्या होता है, और इसे ये कहा कि आपको जस्टिफाई करना है कि अगर ए और बी जो एलिमेंट है वो बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है और ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, तो आपको ये प्रूफ करना था। ये भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है। क्लियर है? तो सबसे पहले मॉड्यूलर लैटिस क्या होता है, अ लैटिस इज सेड टू बी मॉड्यूलर, अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो दैट लैटिस इज नोन एज मॉड्यूलर लैटिस। कि ए ज्वाइन बी मीट सी इक्वल होगा ए ज्वाइन बी मीट सी के। अगर ये प्रॉपर्टी ओबे करता है कोई भी लैटिस, तो उस लैटिस को हम क्या बोलेंगे, दैट लैटिस इज नोन एज मॉड्यूलर लैटिस। और वेयर ए हमेशा छोटा रहेगा और इक्वल रहेगा सी से। क्लियर है? ये है हमारे मॉड्यूलर लैटिस की कंडीशन। अब बाउंडेड लैटिस मैंने आपको बताया था, बाउंडेड लैटिस का मतलब क्या है कि उसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 1 है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसमें 0 है। क्लियर है? तो बाउंडेड लेटर्स में ही ये हम पढ़ते हैं कि अगर हम ए का ज्वाइन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो हमेशा 1 देगा, और उसका मीट करेंगे उसके ज्वाइन कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो क्या देगा, हमेशा 0 देगा। ये अभी हमें प्रूफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लेटर्स तो वही है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई हमने, एक्स को पहले वाई के साथ कर दिया, फिर एक्स को जेड के साथ कर दिया। ये भी हमारा जो अभी हम प्रूफ करेंगे उसके अंदर हम इसको वर्क में लेंगे। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ए ज्वाइन ए कॉम्प्लीमेंट मीट बी इक्वल होगा ए ज्वाइन बी की। क्लियर है? अब सबसे पहले हम राइट साइड ले लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने राइट साइड ले लिए ए ज्वाइन बी। ओ ज्वाइन बी, देखो मैं आपको बता दूं कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। हमने राइट हैंड साइड ले लिए, क्या है, ए ज्वाइन बी। अब ये आपको पता है कि जो ए और बी है ये बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। इसका मतलब क्या है कि बाउंडेड लैटिस में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट है और उसका अगर हम मीट करते हैं 1 के साथ तो वो हमारा एलिमेंट खुद आ जाता है। क्लियर है? अब इसका अगर मैं मीट करूंगी 1 के साथ
तो यही एलिमेंट आ जाएगा, तो कोई इस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैंने प्रूफ करने के लिए यहाँ क्या ले लिया, 1 कर लिया है। क्लियर है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए जॉइन बी ही मिलेगा। क्लियर है? अब 1 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, ए जॉइन बी। 1 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, ए जॉइन ए डैश, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये बाउंडेड लैटिस है, तो ए जॉइन ए डैश की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है। क्लियर है? तो जस्ट मैंने क्या करा, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं जस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की हेल्प से मैं पहले इसको ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, फिर इसको ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए जॉइन बी मीट ए, फिर क्या आएगा, जॉइन, फिर ए जॉइन बी मीट ए डैश। क्लियर है? ये हमारा क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, यही इसने क्या कर लिया, बी को एब्जॉर्ब, ए को एब्जॉर्ब कर लिया है। ए को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका तो हमें डायरेक्ट आंसर पता चल गया ए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और जस्ट इसका हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए जॉइन बी मीट ए डैश। क्लियर है? अब हमें क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कहाँ कर दिया, यहाँ हमने यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है? तो ये हमारा क्या बनेगा, ए जॉइन ए डैश, ए सॉरी, ए मीट ए डैश जॉइन बी मीट ए डैश। क्या बनेगा ये, देखो यहाँ से मैं आपको करके दिखा देती हूँ, थोड़ा बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या बनेगा, कि आपका बनेगा कि ए मीट ए डैश, देन जॉइन आएगा, फिर बी मीट ए डैश। और मैंने आपको बताया है कि बाउंडेड लैटिस है, तो अगर ज्वाइन करोगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 देगा, अगर मीट करोगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या देगा, 0 देगा। और 0 जॉइन बी, बी मीट ए डैश, अगर आप करोगे मीट तो क्या मिलेगा आपको, वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो बी मीट ए डैश हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। या यहाँ से हमारा ये जो सॉल्व करेंगे तो हमारा बी मीट ए डैश, या आप लिख सकते हैं ए मीट ए डै ए कॉम्प्लीमेंट मीट बी। क्लियर है? तो जस्ट यहाँ हमारे यहाँ से क्या आंसर आया था, ए, या फिर क्या है, ज्वाइन, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या आया हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट मीट बी। हमें यही तो प्रूफ करना था। जब आप देखोगे तो क्वेश्चन में हमने ये साइड ली थी, और हमें हमने क्या प्रूफ कर दी, लेफ्ट साइड हमने प्रूफ कर दी। लेफ्ट साइड क्या है हमारी, ये दी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था, बस सिर्फ और सिर्फ आपको बाउंडेड लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को अप्लाई करना आना चाहिए, और बाउंडेड लैटिस की इन दो कंडीशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रूफ 2 में क्या है, कि ज्वाइन की जगह मीट है, पूरा आपको सॉल्व बिल्कुल सेम करना है। बस आपको क्या कर देना, रिवर्स कर देना है, ज्वाइन की जगह जहाँ ज्वाइन है वहां मीट कर देना है, जहाँ मीट है वहां ज्वाइन कर देना है। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने सारे पीवाईक्यूज को कवर किया, और मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको नोट्स सब चीज़ें आपको वहीं अवेलेबल होंगी। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कम समझ आया है, तो सबसे पहले आप जाइए, 1 शॉट को कंप्लीट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको कंप्लीट करके आओगे तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख लिए तो भाई बस हो गया है काम, नहीं। अभी हमारे पास टाइम है, और आपको टाइम निकाल के, क्योंकि डीएससीएल ऐसा सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस मांगता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी। ये जो 15 क्वेश्चन हैं, आपको इनको खुद से एक एक बार, अगर क्वेश्चन कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप 2 बार उसको सॉल्व करो, वीडियो देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार सॉल्व करो। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।